सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर अनिल जयसिंह और पत्रकार मयंक सिंह। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, जो कि भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से चीजें किस तरह से परिवर्तित हुई हैं और आगे बढ़ी हैं। भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो आज लगभग 1,27,000 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है, जो कि 174% राइज है 2014 और 15 के कंपैरिजन में। ठीक वहीं अगर हम देखें तो जो हमारा विदेशों में जाने वाला साजो सामान है, डिफेंस एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो भी 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड छू चुका है 2023-24 में, और लगभग 30 गुना बढ़ा है ये। और हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो लगभग 100 देशों में जा रहे हैं। इनके लिए अलग अलग नीतियां अपनाई गई, जैसे आईडेक्स है, सामर्थ्य जैसे प्रोग्राम किए गए, और एआई, साइबर वॉरफेयर, इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को लेकर के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। वहीं जो पॉजिटिव इंडिजाइजेशन लिस्ट एक निकली, उसमें 14,000 के लगभग आइटम जो हैं वो उनको भारतीयकरण किया गया, जिसको इंडिजिनाइजेशन कहते हैं अब, सृजन के द्वारा। और लगभग 3 लाख करोड़ का अब ध्येय या एम रखा गया है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, और वहीं पर 50,000 करोड़ के लगभग कोशिश की जाएगी 2029 तक अपने एक्सपोर्ट को पहुंचाने की। हमारे साथ हैं कोमोडोर अनिल जयसिंह, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और इन सब चीज़ों पर उनकी नज़र काफ़ी लंबे समय से रही है। वेलकम कोमोडोर सिंह। जिस तरह से चीज़ें आज बदली हैं, क्योंकि कोई भी देश हो, अगर जहां बात आती है रक्षा और सुरक्षा की, अगर वो आत्मनिर्भर ना हो तो किसी और देश से साजो सामान उसको लेना पड़ता है। भारत ने बहुत फोकस तरीके से मेक इन इंडिया, जो कि भारत में ही निर्मित सामान हो, उसके प्रति एक मुहिम चला रखी है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत एक बड़ा देश है। भारत एक शक्तिशाली देश बनना चाहता है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में माना जाना चाहता है। इसलिए जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, जब 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेकअप हुआ तो वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो गई थी, और 70% हमारा जो आर्मामेंट और इक्विपमेंट था वो सब रशिया से आता था या सोवियत यूनियन से आता था। तो कई सालों तक, उन दिनों में पनडुब्बी पे था मैं, हमें मालूम है कितनी दिक्कत होती थी हमको। जब सेलिंग जाते थे, स्पेयर्स नहीं होते थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको इधर उधर भागना पड़ता था, क्योंकि रशिया से सब कुछ आना बंद हो गया था। वहाँ उनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी, और करीब 6-7 साल लगे इसको फिर वापस ट्रैक पे लाने में। उससे हमने कई सबक सीखे, और वो पहला टाइम था जब हमने असल में आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम लिया, और छोटे छोटे स्पेयर्स और कंपनीज आइडेंटिफाई की, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए, जो इंडिजिनाइजेशन की तरफ जिन्होंने देखा। उसके बाद 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो वेस्टर्न कंट्रीज ने, पश्चिमी देशों ने हमारे को सैंक्शन किया। फिर करीब 7-8 साल तक हमको बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमारे पास पश्चिमी देशों का भी सामान था। वो हमारा दूसरा सबक सीखा हमने, और ये रियलाइज किया कि जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे या हम सब कुछ खुद अपने आप नहीं बना पाएंगे, हम कभी उस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देशों में मान सकें, क्योंकि हम हमेशा किसी और के ऊपर निर्भर होंगे अपनी शक्ति के लिए। पर जिस तरीके से 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में मेक इन इंडिया का विजन दिखाया और उसमें डिफेंस को एक सेक्टर बनाया, प्रायोरिटी सेक्टर, तब उसके बाद काफी जोर लगाया गया है मेक इन इंडिया करने के लिए। कुछ साल पहले आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट प्रोमलगेट की। उनके अनुसार हर एक चीज का लिखा हुआ है कि कब तक हम आपको ये बाहर से लाने देंगे और किस साल से आप ये नहीं ला पाएंगे बाहर से, आपको अपने आप बनानी है। और उसकी तरफ अब बहुत, आप कोई भी चीज का प्रपोजल डालिए, पहले वो पूछते हैं कौन बनाएगा इसको, कितनी इसमें इंडिजिनाइजेशन होगी, कितने प्रतिशत। अगर आप बोलें 60 है तो बोलेंगे 80 क्यों नहीं हो सकती, आप 80 कीजिए। तो जब तक वो दबाव नहीं आया, लोग भी चल रहे थे कि ठीक है कर रहे हैं, पर वो प्रेशर नहीं था। अब उस प्रेशर आने से हमने देखा है कि बहुत बढ़त हुई है पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भरता में और मेक इन इंडिया पे। अब डिफेंस इक्विपमेंट और जो होता है वो, उसको टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है, महंगा होता है। तो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता रातों रात नहीं हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक बढ़ गए हैं, वो भी एक बहुत प्रशंसक चीज़ है कि ये हमने शुरू कर दिया है। दुनिया के 10 या 12 देशों में हमारा नंबर आ गया है, 100 देशों को हम सामान बेच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ा है। इन्हीं चीज़ों में अगर हम, जो आपने बताया, पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है और पूरे इकोसिस्टम को इस तरह से ट्वीक किया जा रहा है या परिवर्तित किया जा रहा है कि भारत में ही अधिकतर बड़े साजो सामान बने, या जो बने वो दूसरों के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ वो भारत में आए और यहीं मिल करके वो बनाए जाए। शायद उसी का नतीजा है कि अगर आज आप देखें तो 21,000 करोड़ के लगभग हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है डिफेंस के लिहाज से, जो कि लगभग 6,000 करोड़ हुआ करता था पहले। और साथ में जो डिफेंस प्रोडक्शन है 1,27,000 करोड़ के लगभग चल रहा है।
और प्रयास किया जा रहा है कि 2029 तक उसको 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट हो और डिफेंस प्रोडक्शन जो हो वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हो। तो आपने बात की पॉजिटिव इंडिजाइनेशन लिस्ट की, और साथ में अलग अलग जो हमारी सेनाएं हैं उन्होंने भी अपने यहाँ संस्थान खड़े किए हैं। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ नेवल डिज़ाइन, एयरफोर्स का अपना डिज़ाइन ब्यूरो है, आईडेक्स है, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस है। इस तरह की मुहिम के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि इसमें सम्मिलित किया गया है न सिर्फ डीपीएसयूज को, बल्कि हमारे जो सेनाएं हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्च है और प्राइवेट के जो एंटिटीज़ हैं उनको साथ में जोड़ा गया है। तीनों सेनाओं को भी इसमें अंदर लाए हैं। आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आप मदद कीजिए उसको डेवलप करने में। नहीं तो पहले क्या होता था कि R&D लैब अपना समय अपना रिसर्च कर रहे थे, सेना अपना काम करती थी, सेना बोलती थी वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ब्लेम गेम चलता रहता था। वो अब नहीं हो सकता। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो आर्मी का है, वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो जो पहले नेवल डिज़ाइन होती थी, इनके अंतर्गत अब बहुत चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ फौज इंटरेक्ट कर रही है और उसकी वजह से चीज़ें उतनी तेज़ी से हो रही हैं। और जो नए और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आईडेक्स वगैरह में जो स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि डिफेंस की रिक्वायरमेंट असल में है क्या। क्योंकि कई बार हमने देखा है, हम जब सर्विस में बड़े हो रहे थे, जब हम किसी से बाहर बात करते थे तो उसको ये नहीं समझ आता था कि मैं अगर डिफेंस में कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं चिट्ठी किसको लिखूँ, किसको बताऊँ कि मैं करना चाहता हूँ। यही नहीं मालूम था उनको कि डिफेंस मिनिस्ट्री बड़ी है, रक्षा मंत्रालय में मैं लिखूँ किसको कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वो सब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हम ये जो हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, जैसे SIDM है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, ये हर 2 हफ्ते पे एक जूम कॉल करते हैं एक विषय के ऊपर, इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं, सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट करते हैं। वो सर्विसेज का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल देता है कि आपको कोई भी इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कीजिए या मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा क्या रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये जो इकोसिस्टम जो बनाया जा रहा है, ये एक तरीका है जिससे हम ये आत्मनिर्भरता की तरफ चलेंगे। अभी देखिए हमारे पास अभी तक सारा जोर DPSUs पे था, 16 DPSUs थे और 2002 तक प्राइवेट सेक्टर को हिस्सा ही नहीं ले सकते थे डिफेंस प्रोडक्शन में। अब DPSU की लिमिटेड कैपेसिटी है, चाहे कितने भी एफिशिएंट हो उतना ही सामान बन सकता है, हमारी रिक्वायरमेंट उससे कई ज़्यादा है। तो अब DPSUs भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, 16,000 के करीब MSME हैं। MSME को सब कहते हैं फाउंटेन हेड होता है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इसमें यंग लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो इतने सब जब पूरा इकोसिस्टम बन रहा है तो हमको अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग करने का ये बहुत अच्छा मौका है। बस इसमें एक चीज़ का हमको सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो ऑर्डर्स हैं, हमको अपना सिस्टम और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसे बनानी है कि जो ये इकोसिस्टम एक बार चल पड़े तो ये रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, किसी भी चीज़ की 10 चीज़ें चाहिए, तो जब तक 10वीं बनती है आपको 11वीं का ऑर्डर दे देना चाहिए। ये नहीं कि 10 के बाद फिर आप शुरू कर रहे हो। 5 साल तक वो छोटी सी कंपनी ने जितनी मेहनत करके, ट्रेनिंग करके और पैसा लगा के कुछ किया है, 5 साल तक वो बैठा रहे बिना ऑर्डर के। इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हमको ये देखना है कि कंटिन्यूअस ऑर्डर्स की स्ट्रीम रहनी चाहिए, तभी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, जब कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक और पहलू जो आपके सामने लाना चाहूँगा और हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी उससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, वो थी अलग अलग जो संस्थान हैं टेक्नोलॉजी के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हैं, उनमें इनोवेशन सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने IIITs हैं उनके साथ भी सॉफ्टवेयर को लेकर के चीज़ें बैठाई जा रही हैं, सम्मिलित की जा रही हैं। इस तरह के जो पहलू हैं, और एक और चीज़ जो कि बजट के लिहाज से है, जो कि अभी 6,21,000 करोड़ के लगभग पहुंचा हुआ है, उसमें जो कैपिटल एलोकेशन है, जो कि हम साजो सामान के मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, उसमें 75% लगभग यह निर्धारित किया गया है कि वो भारतीय संस्थानों या उपक्रमों के द्वारा ही जो होगा वहाँ से लिया जाएगा। उस लिहाज से और IDD जो मेक है, अलग अलग जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें भी कुछ आप नज़र डालें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से परिवर्तन लाए गए जो आज हमारे देश में डिफेंस प्रोडक्शन की जो मेक इन इंडिया है उसमें फोकस को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जितना हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है, कैपिटल जो नया सामान आता है, वो सब डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। पहला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2002 में बना, फिर 2005 में, 2008 में, और हर एक आइटरेशन इसका जो हुआ, जब नया वाला बना, उसमें पहला एनालिसिस ये किया गया कि इसमें पुराने वाले में क्या क्या खामियां थी जिसकी वजह से जो रिजल्ट हम चाहते थे या जो आउटपुट चाहते थे वो नहीं हुआ, आउटकम जो हम चाहते थे उसको एड्रेस किया। पर धीरे धीरे एड्रेस करके अगर आप देखें तो 2020 का जो DAP था, इसको नाम भी बदली किया, DPP से DAP किया गया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, उसमें कई चीजें, कई नई कैटेगरीज लाई गई और जितनी ये नई कैटेगरीज थी सब फोकस था इनका आत्मनिर्भरता पे। भारत में बनना चाहिए सब कुछ, जिनके जैसे आपने जिक्र किया, मेक 1 कैटेगरी आ गई, मेक 2 कैटेगरी आ गई, मेक 3 कैटेगरी आ गई, IDDM आ गया, इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर, मतलब सब कुछ यहाँ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप बाहर से टेक्नोलॉजी मत लाइए, पर अगर आपको टेक्नोलॉजी लानी है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी क्यों लानी है
और कितनी प्रतिशत लानी है। तो कैटेगराइजेशन जब की गई तो बताया गया कि ये कैटेगरीज हैं, बाय एंड मेक इंडियन, बाय ग्लोबल। बाय ग्लोबल जो कैटेगरी थी उसमें आप सीधा बाहर से खरीद सकते हैं, उसको बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी दी गई और ये कहा गया कि अगर आपको कुछ भी बाय ग्लोबल लेना है तो आपको इसका पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये कैटेगरी आपको ये कभी अलॉट नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें थी जैसे इंजन हैं, अभी हमारे पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी, एरो इंजन हैं, शिप के इंजन हैं, तो उसमें बाय ग्लोबल अभी भी होता है, पर अब दबाव उस पर भी आ रहा है कि आप अपने बनाने शुरू कीजिए। ये अब हो गया, वो टाइम निकल गया, अब टाइम आ गया अपने बनाने का। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में है, हमारे पास हर किस्म के इंजन बन रहे हैं, यहाँ पे रॉकेट्स बन रहे हैं, हम चांद पे लोगों को भेज रहे हैं, क्या हम शिप का इंजन नहीं बना सकते? तो पर उसका जो इकोसिस्टम है वो क्रिएट करना है आपको। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना है तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, वो तो बिजनेस है, वो बोलता है मैं घाटे में तो नहीं जाऊंगा ना, इतना तो मेरे को बिजनेस होना चाहिए कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करूं उसका मेरे को रिटर्न मिले। ये सब चीजें हैं जो अभी थोड़ी स्ट्रीमलाइन की जा रही हैं। रक्षा मंत्री ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। इसमें कई चीजें हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, जॉइंटनेस है, थिएटर कमांड है कि जल्दी जल्दी करना है, पर इसमें आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया भी है, एक्सपोर्ट भी है। ये सब है कि हमको जल्दी ये करना है कि कई सालों से हम इसकी बातें करते आ रहे हैं, हो रहा है, पर जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो रफ्तार से नहीं हो रहा है, वो गति नहीं पकड़ रहा है। इसलिए उन्होंने इसको 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ इंगित किया, संकेत किया। इनमें से बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस जो लाए जा रहे हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ऐसा भी निर्धारण किया गया है, जो डिफेंस अटैचे होते हैं, जो हमारे सेना के नुमाइंदे जो जाकर के हमारी एम्बेसीज में बैठते हैं, उनका भी एक आजकल जिम्मेदारी है कि वो भी दुनिया को बताएं कि किस तरह के प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि हम आज जिस तरह का मुकाम 21,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट विदेशों में कर रहे हैं वो उसका एक हिस्सा हो, और आगे चीजें होती रहेंगी इस तरह की। एक और महत्वपूर्ण चीज आपने बताई कमोडोर सिंह की, किस तरह से कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिस पर हमको अभी काम करना बाकी है। इंजन उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस के बीच ऐसे समझौते हुए जहां इंजन, हेलीकॉप्टर एटलीस्ट को लेकर के बात हुई है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे रशिया के साथ T-90, T-72 टैंक्स को लेकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन, लाइसेंस प्रोडक्शन और अलग अलग पहलुओं पर हो रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो डिफेंस अटैचेज हैं हमारे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप इंडस्ट्री में आप देखिए कि इंडस्ट्री से आप वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री को आप जाके देखिए, वहाँ से क्या टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं, उनसे बात कीजिए कि हम क्या बना रहे हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं भी डिफेंस अटैचे रह चुका हूँ करीब 18 साल पहले। उस टाइम हमको ये मैंडेट नहीं था हमारा, हम इंडस्ट्री के बारे में नहीं बात कर सकते थे। अगर कर सकते थे तो खाली DPSU के बारे में बात कर सकते थे, प्राइवेट इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर सकते थे। पर ये अब बदल गया है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि DAs एक्टिवली हमसे बात करते हैं, जब ये आप क्या कर रहे हैं, हम वहाँ गए थे, वहाँ हमने ये चीज़ देखी, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये सब कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया, डायलॉग DAs के बीच में। और जहाँ तक आपने कहा अबाउट इंजन्स ये सब चीज़ें हैं, तो ये आएंगी धीरे धीरे, पर इनमें टाइम लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी है, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करना महंगा है। पर उस तरफ हम कदम अब ले रहे हैं, बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं धीरे धीरे आने की। बस एक चीज़ उसमें सावधान रहना है कि जो हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग TOT से लेके एक्चुअल TOT में आए, जहाँ असली टेक्नोलॉजी मिले। और उसके लिए वही है कि हमको उतना इन्वेस्टमेंट करना है, हमारी इंडस्ट्री में कैपेसिटी है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। आज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ और एनालिस्ट कमोडोर अनिल जयसिंह जी हैं, और जिन्होंने अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डाली, जिसमें कि डिफेंस प्रोडक्शन है, क्या अब फिलहाल जो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ा रही है एक फोकस तरीके से, और क्या क्या कमियां भी हो सकती हैं या एरिया ऑफ फोकस हो सकता है आने वाले भविष्य के लिए। पर हाँ, जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, फोकस मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ा है, पॉलिसी को लेकर के, ज़मीनी हालात को लेकर के, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ला करके, DPSUs को उनके साथ जोड़ करके, विदेश में जो हो रहे अलग अलग देश हैं उनके साथ मिलकर के जैसे हाथ मिलाया जा रहा है, चीज़ें और बदलेंगी आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर अनिल जयसिंह और पत्रकार मयंक सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में